हेलो बच्चों, तो आज हम एनाटमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ एनाटमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो हम फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे उसमें। तो ये दोनों सिलेबस हैं। दोनों सिलेबस से मतलब है मेरा सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज। सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट 2 यूनिट सेकंड में है, ऊपर देख रहे हैं आप। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, मसल ऑफ रेस्पिरेशन समझना है। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं बड़ा फॉन्ट है जिसका साइज़ बड़ा है, इसमें लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट 7। इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है और मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें और ऐड कर दी, इंटरकोस्टल और डायफ्राम। ये मसल ऑफ रेस्पिरेशन में ही आता है। तो यूनिट के नंबर अलग हैं, बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो सेम ही है। Respiration is the process by which oxygen is taken and carbon dioxide is given out. रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन या श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। द फर्स्ट ब्रेथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। पहली सांस हम जन्म के तुरंत बाद लेते हैं। फेटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। फेटल लंग्स मीन्स क्या हुआ, जो बच्चा गर्भ में होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, उन बच्चों के जो लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। लंग्स का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करना। जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको ब्लड में मिक्स करना और ब्लड में जो CO2 मिक्स है उसको बाहर निकालना। यानी गैस एक्सचेंज का काम जो होता है वो लंग्स में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनके लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि वो काम नहीं कर रहे होते हैं। और ये गैस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? सो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फेटल ब्लड एंड मदर ब्लड अकर थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो बच्चे का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है उसमें गैस एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ द रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। जब जन्म के बाद पहली सांस लेते हैं उसके बाद रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। श्वसन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिंदगी भर। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर ओनली एट डेथ। रेस्पिरेशन डेथ के समय ही बंद होता है परमानेंटली। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव इन एंड आउट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? जहाँ एयर मूव कर रही है, जहाँ से जा रही है, जहाँ तक जा रही है और वापस आ रही है, तो ये पूरा जो रास्ता है, ये ट्रैक्ट है, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब आप डायग्राम देखिए। सबसे ऊपर क्या है? नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स और ओरल कैविटी। जहाँ से नॉस्ट्रिल्स और ओरल कैविटी, जहाँ से हम एयर ले सकते हैं या लेते हैं। फिर उसके बाद का जो एरिया है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स नीचे कंटिन्यू हो रही है लैरिंग्स में। लैरिंग्स से फिर और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वही जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया कहलाता है। नीचे आप देखेंगे ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। तो ये डिवाइड हो गया लेफ्ट और राइट में। फिर आप देखेंगे नीचे लंग्स हैं, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, और इन लंग्स के नीचे एक होता है डायफ्राम। डायफ्राम को आप बोलेंगे बॉर्डर। बॉर्डर है ये। काहे का बॉर्डर है? थॉरेक्स और एब्डोमिनल कैविटी, ये डायफ्राम डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर का जो एरिया है वो थॉरेक्स कहलाता है, जहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है। और जो डायफ्राम है उसके नीचे का जो एरिया है वो पूरा एब्डोमन में आता है। तो सब इस और डायफ्राम की वजह से थॉरेक्स और एब्डोमन के ऑर्गन अपनी जगह पर प्लेस रहते हैं या डिस्प्लेस नहीं होते हैं, ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो ये पूरा हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आगे एक एक करके हम सारे ऑर्गन समझेंगे। इस डायग्राम में फिर से देखिए। सबसे ऊपर देखेंगे आप जो ह्यूमन स्ट्रक्चर दिख रहा है, नोज़। नोज़ के नीचे है फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स है, इसमें डायग्राम में नहीं है। फिर ट्रेकिया है। ट्रेकिया नीचे लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहा है। तो जब ये डिवाइड हो रहा है ट्रेकिया, तो ट्रेकिया जब लेफ्ट राइट में डिवाइड होता है तो फिर ये ब्रोंकस कहलाता है
फर्दर इसके और ब्रांचेस निकलती हैं, छोटे छोटे और ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पार्ट है उसको अपन ने जूम करके देख रहे हैं हम राइट साइड में। तो ये ब्रोंक्यूल्स है और उसका जो एंड पार्ट है वहाँ पर ये ग्रेप्स टाइप आपको जो दिख रहा है अंगूर जैसा, ये कहलाता है एल्वियोलाई। यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। CO2 जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 ले ली जाती है उसमें से और ब्लड में मिक्स की जाती है। ब्लड से CO2 निकालकर फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में छोड़ दी जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है। तो ये जो गैस एक्सचेंज का काम है ये एल्वियोलाई में होता है। तो अब एक एक करके हम सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है नोज, एक्सटर्नल नोज। द एक्सटर्नल नोज हैज़ अ स्केलेटल फ्रेमवर्क दैट इज पार्शियली बोनी एंड पार्शियली कार्टिलेज। जो बाहर से दिख रही है नोज का जो बाहरी पार्ट है एक्सटर्नल नोज है, इसमें स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है जो कि थोड़ा सा बोनी यानी कि बोन से मिलकर बना है और थोड़ा कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तो जो एकदम एंड पार्ट रहता है ना, जो नुकीला सा नोज का, ये कार्टिलेज का रहता है। इसलिए आप इसको अगर दबाएंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, दबता भी है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप आई के पास, आँख के पास, तो वो पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, वो बोनी पार्ट है, यानी बोन से मिलकर बना हुआ है, अस्थि से मिलकर बना हुआ है। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी extend from external nostrils to the posterior nasal apparatus. It is subdivided into right and left half by nasal septum. अब जो नेजल कैविटी है, अंदर का जो पार्ट है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हमारे नोस्ट्रिल्स से लेके नेजल apparatus तक जाता है। और ये जो नोज जो हमारी है, इस दोनों लेफ्ट और राइट नोज के बीच में एक वॉल होती है, एक दीवार होती है जिसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम, जिसकी वजह से ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं। ये देखिए डायग्राम में और समझ लेते हैं। ऊपर देखेंगे नेजल बोन है, फिर उसके नीचे अपर लेटरल कार्टिलेज और लोअर लेटरल कार्टिलेज। नेजल सेप्टम जो बीच में वॉल है उसके बारे में समझते हैं। द नेजल सेप्टम इज पार्टीशन बिटवीन टू हाफ ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, या समझ लीजिए पार्टीशन है। ऑन ईच साइड इट कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेजल कैविटी। अब बीच में सेप्टम है, तो ये अगर हम बात करें दोनों नेजल कैविटी की, तो उनका मीडियल वॉल बनाएगा और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। ये नेजल सेप्टम को हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये नेजल सेप्टम, बीच में आपको ब्लू और वाइट कलर की एक लाइन दिख रही है, नेजल सेप्टम है या पार्टीशन है, वॉल है, जो कि राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी को डिवाइड करता है। अब आप देखेंगे इनमें बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं साइनस। साइनस की इनर लेयर में म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। और जो नेजल सेप्टम है, ये दोनों नेजल कैविटी की मीडियल वॉल फॉर्म करता है, बनाता है। Lateral wall of the nose is irregular owing the presence of three shelf-like bony projection called concha या concha। जो lateral wall होती है नोज की, ये irregular होती है, मतलब एक समान नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है, और जिसमें 3 bony presence होते हैं जिनको हम concha। concha क्या है? The nasal concha are कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली। नेजल कॉन्चा क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी प्रोजेक्शन है, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कर्व्ड हैं, मुड़े हुए हैं, और इनका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ और बीच की तरफ होता है, डाउनवर्ड एंड मीडियली। द फॉलोइंग 3 कॉन्चाज आर यूजुअली फाउंड। 3 मेनली कॉन्चा होते हैं, इन्फीरियर, मिडिल और सुपीरियर। इन्फीरियर सबसे नीचे का, मिडिल बीच में, और डायग्राम में देख के समझते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए सुपीरियर कॉन्चा सबसे ऊपर है, बीच में है मिडिल कॉन्चा और सबसे नीचे है इन्फीरियर कॉन्चा। अब बात करेंगे पैरानेजल साइनस के बारे में। पैरानेजल स्पेस प्रेजेंट विद इन सम बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में एयर फिल्ड स्पेस होते हैं,
या कुछ स्पेस होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिनको हम पेरानेजल या पैरानेजल साइनस बोलते हैं। द साइनस आर फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनॉइडल, इथमॉइडल। ये डायग्राम देख के समझते हैं। पहले राइट साइड वाला डायग्राम देखिए। मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा जो दिख रहा है, उसके ऊपर एथमॉइड साइनस और सबसे ऊपर है फ्रंटल साइनस। लेफ्ट वाले साइड डायग्राम में आप देखेंगे आप तो स्फेनॉइड साइनस भी आपको देखने को मिल रहा है। होता क्या है, जब भी आपको सर्दी होती है तो ये जो साइनस है इनमें इनकी जो इनर लेयर है या इनर वॉल है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो इन साइनस में म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है और इसमें कंजेशन हो जाता है। कंजेशन हो जाता है तो आपको फील होता है कि कुछ फंसा हुआ है, सांस लेते नहीं बन रही, सांस नहीं आ रही है। और जहाँ जहाँ पे भी ये साइनस हैं, आप इनका लोकेशन देख लीजिए, ये वहाँ पर आपको पेन होगा, दर्द होगा। तो हम क्या करते हैं, सर्दी होती तो स्टीम लेते हैं। स्टीम गर्म हवा होती है, भाप जो है वो गर्म हवा होती है। तो जब हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम क्या होती है, ये साइनस में फ्लो होती है। साइनस में फ्लो होने की वजह से ये म्यूकस को थिन कर देती है। म्यूकस थोड़ा गाढ़ा होता है, म्यूकस को थिन कर देती है, पतला कर देती है, और ये म्यूकस बाहर निकल जाता है और आपको फिर अच्छे से सांस लेते बनता है। तो नोज़ के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन समझ रहे हैं ना, तो हम ये सीक्वेंस वाइज ही समझ रहे हैं। सबसे पहले नोज था, उसके बाद अब फेरिंग्स में आते हैं। फेरिंग्स इज दैट पार्ट वेयर रेस्पिरेटरी पैसेज मीट विथ द फूड पाइप। फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है या पैसेज है वो फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं, वहाँ पर मिलता है। इट पार्टिसिपेट इन बोथ द प्रोसेस। और जो फेरिंग्स है दोनों प्रोसेस में काम करता है, एक तो रेस्पिरेशन में और फूड के इनटेक में भी। यहाँ एक ही पाइप है फेरिंग्स, उसके नीचे फिर ये डिवाइड हो जाता है, नीचे दो पाइप हो जाते हैं। एक तो हमारा ट्रेकिया है जो कि लंग्स में जाता है, सांस एयर फ्लो का काम करेगा, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, और उसके पीछे साइड ईसोफेगस होता है जहाँ से फूड हमारे स्टमक में जाता है। तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये दोनों प्रोसेस में काम करता है, ये फूड भी लेके जाता है और एयर भी लेके जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो बात ना करें, आपको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, आउट ऑफ विच एंटीरियर मोस्ट इज नेजोफेरिंग्स, मिडिल ओरोफेरिंग्स एंड पोस्टीरियर लैरिंजोफेरिंग्स। और जो फेरिंग्स है इसको फिर हमने सब डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में। आगे डायग्राम देख के अच्छे से समझेंगे। Nasopharynx is also connected to the middle ear through a narrow passage called Eustachian tube। अब हमने सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें ईयर में एक स्टेचियन ट्यूब होती है, तो वहाँ पर ये नेजोफेरिंग्स भी कनेक्टेड होती है। नेजोफेरिंग्स इज अ लिटिल अबाउ पॉइंट वेयर फूड पास इनटू द ओरोफेरिंग्स, देयरफॉर नो फूड कैन एंटर इनटू इट। अब नेजोफेरिंग्स जो है वो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, और उसके नीचे होता है ओरोफेरिंग्स जहाँ से फूड पास होता है। तो ये जो फूड है वो नेजोफेरिंग्स में नहीं जाता है। इन अ वे इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो जो ओरोफेरिंग्स है ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, क्योंकि नेजोफेरिंग्स से वहाँ पर एयर भी आती है और माउथ से ओरोफेरिंग्स में फूड भी जाता है। डायग्राम के थ्रू फेरिंग्स को समझते हैं। राइट साइड में देखिए नेजल कैविटी, नोज से जो कंटिन्यू है वहाँ पर एक स्पेस होता है जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के बाद में देखेंगे जो पार्ट है कंटिन्यू हो रहा है नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो अपर जो पार्ट है उसको हमने नेजोफेरिंग्स का नाम दिया हुआ है। इसको आपको याद ऐसे रखना है, नोज़ के पीछे वाला जो पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स है। फिर आप देखेंगे कि नेजोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बाद हाइपोफेरिंग्स, ये 3 पार्ट में हमारा फेरिंग्स डिवाइड होता है। याद रखने के लिए सिंपल है, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे नोज़ के पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे है हाइपोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब आप देखेंगे नेजोफेरिंग्स, अभी लास्ट स्लाइड में जो हमने बात की थी, नेजोफेरिंग्स में फूड नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट है, नोज़ के जस्ट पीछे रहता है। और ओरोफेरिंग्स देखिए,
ओरल कैविटी देखिए, नेज़ल कैविटी देखिए, तो हम नेज़ल कैविटी से एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो नेज़ोफेरेंक्स होते हुए ओरोफेरेंक्स में जाती है और फिर उसके बाद नीचे जाएगी। ठीक वैसा ही ओरल कैविटी से अगर हम कुछ फूड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो ये भी ओरोफेरिंक्स में ही जाता है और उसके बाद फिर ये विंड पाइप ईसोफेगस में चला जाता है। और ये फेरिंग्स के नीचे आप देखिए फिर दो ट्यूब हैं, एंटीरियर साइड में ट्रेकिया है और पोस्टीरियर साइड में ईसोफेगस है। ईसोफेगस हमारे स्टमक में जाएगा और ट्रेकिया लंग्स में जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, एंटीरियर साइड में हायोइड बोन के नीचे जो पार्ट है इसको लैरिंग्स हम बोलते हैं, आगे डिटेल में समझेंगे भी। Larynx, the area of the throat containing the vocal cord and used for breathing, swallowing and talking, also called voice box. Larynx का जो पार्ट है एंटीरियर साइड में, यहाँ पर वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड है। साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है इसको ब्रीदिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, सॉलोइंग यानी निगलने के लिए भी यूज़ किया जाता है और टॉकिंग यानी बोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ से एयर भी सर्कुलेट होती है, वहाँ से फूड भी फ्लो होता है और साथ ही साथ वॉइस बॉक्स है भी, मतलब वोकल कॉर्ड भी है वहाँ पे, तो हम बोलते भी हैं। तो 3 काम यहाँ पे इनके हो गए। इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, आवाज़ का डिब्बा भी बोलते हैं। लैरिंग्स इज एन apparatus meant for voice production with the help of outgoing air। जो एयर बाहर निकलती है उसकी हेल्प के थ्रू लैरिंग्स वॉइस प्रोडक्शन का काम करती है या आवाज़ प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब लैरिंग्स देख लेते हैं। ऊपर फेरिंग्स था, अब ये उसके नीचे फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स फिर सब डिवाइड होती है एपिग्लोटिस में, सुप्राग्लोटिस में, वोकल कॉर्ड में, ग्लोटिस में और सब ग्लोटिस में। वोकल कॉर्ड देखिए, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में वोकल कॉर्ड ओपन है जब आप बोल रहे हैं, और राइट साइड में आप देखेंगे वोकल कॉर्ड क्लोज है जब आप चुप रहते हैं। अब ये आप इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें तार रहते हैं, उनको जब छेड़ते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, नहीं छेड़ते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक वैसे ही वोकल कॉर्ड का काम होता है, नहीं छेड़ेंगे आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है या हमें कुछ बोलना है तो वो मूव करेंगे। अब नीचे देखिए डायग्राम में लैरिंग्स जो बना हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है एडम्स एप्पल, वोकल कॉर्ड और ट्रेकिया। ये कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ जो लड़कों में एक्चुअली ये मेल्स में प्रोमिनेंट होता है, फीमेल में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है एडम्स एप्पल। मेल्स में आप देखेंगे कि कुछ जो लड़के प्यूबर्टी अभी अभी आई हुई होती है तो उनके गले में कुछ ऐसा बाहर निकला रहता है नुकीला टाइप का, वो एडम्स एप्पल कहलाता है। उसी के जस्ट पीछे वोकल कॉर्ड सिचुएटेड होती है। वन कैन नोटिस इट्स मूवमेंट वाइल टॉकिंग। अब जो एडम्स एप्पल है इसका जो मूवमेंट है आप नोटिस कर सकते हैं अगर जब कोई बोलता है, ये ऊपर नीचे होता है। ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन द ग्रोइन अप मेल्स इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एडम्स एप्पल। क्योंकि ये जो ग्रोइन अप मेल्स होते हैं, जैसे प्यूबर्टी जिन बच्चों में आई होती है, मेल्स में, लड़कों में, तो उनमें प्रोमिनेंट होता है, यानी कि उभरा हुआ अलग से दिखता है, इसलिए इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज पीसेस। जो लैरिंग्स है अलग अलग टाइप के कार्टिलेज पीस से मिलकर बना होता है, 8 प्रकार के। दीज आर 1 थायराइड कार्टिलेज। अब इसमें क्या क्या है, 1 थायराइड कार्टिलेज है, 2 क्रिकॉइड कार्टिलेज हैं, 2 एटेनॉइड कार्टिलेज हैं, 1 यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड 2 कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं एग्जाम में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में। ये देखिए एडम्स एप्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब हम बोलते हैं तो ये मूव करता है। इसी के जस्ट पीछे हमारा वोकल कॉर्ड सिचुएटेड होता है। ये वाला जो पार्ट है ये लैरिंग्स कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। तो देखेंगे लैरिंग्स के नीचे वाला जो पार्ट कंटिन्यू हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ट्रेकिया कहलाता है। ट्रेकिया और विंड पाइप इज द पेटेंट ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ट्रेकिया और विंड पाइप क्या है? ये ट्यूब है जो कि एयर पास करती है लंग्स तक और फ्रॉम लंग्स तक एयर ले भी जाती है और लंग्स से एयर वापस भी लाती है। इन कॉन्ट्रास्ट ईसोफेगस लाइंग बिहाइंड द ट्रेकिया ओपन ओनली वाइल ड्रिंकिंग और ईटिंग। और जो ईसोफेगस होता है, आहार नली जिसको हम बोलते हैं, ट्रेकिया के जस्ट पीछे सिचुएटेड होती है। और कब ओपन होती है? जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं, नहीं तो वो बंद रहती है। द ट्रेकिया इज 10 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ट्रेकिया की लेंथ है, लंबाई है, 10 से 15 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल एडल्ट में। एंड मेड अप ऑफ 16 to 20 रिंग ऑफ कार्टिलेज। और इसमें लगभग 16 से 20 रिंग्स होती हैं, चक्री होती है कार्टिलेज की। इन रिंग्स को काउंट करके ही फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ट्रेकोस्टमी बोलते हैं, वो रिंग काउंट करके ही करते हैं, वो बताएंगे बाद में आपको। तो ट्रेकिया विंड पाइप क्या हो गया? ये एक ट्यूब है जो कि लंग्स तक एयर ले जाती है और लंग्स से एयर लाती भी है। ईसोफेगस इसके जस्ट पीछे होता है। ईसोफेगस ऊपर से ये क्लोज होता है, जब हम कुछ खाते पीते हैं तभी ओपन होता है। लंबाई इसकी 10 से 15 सेंटीमीटर हो गई और 16 से 20 इसमें रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। ट्रेकिया और विंड पाइप इज मच लॉन्गर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द अपर एंड ऑफ द लंग्स। अब जो ट्रेकिया विंड पाइप है, लंबी ट्यूब होती है, ये लैरिंग्स से लेके लंग्स के अपर एंड तक रहती है। इट्स लाइनिंग इज स्ट्रेंथेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजियस ring due to which it does not collapse and hence gives an open passage to the air। अब आप देखेंगे जैसे ईसोफेगस है, ये तो पिचक जाता है पीछे, बंद है, नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे तो वो वहाँ से ओपन होगा और जो भी फूड या ड्रिंक हम करेंगे वो नीचे चला जाएगा। लेकिन ट्रेकिया में क्या है? इसको तो लगातार खुले रहना जरूरी है। तो इसमें कार्टिलेज की रिंग होती हैं या चक्री होती हैं जो कि इसको ओपन ही रखती हैं, ड्यू टू विच इट डज नॉट कोलेप्स। और इसकी वजह से कोलेप्स नहीं होती, यानी कि पिचकता नहीं है। जो हमारा ट्रेकिया है पिचक जाएगा, फिर हम सांस एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो कार्टिलेज की रिंग की वजह से ये कोलेप्स नहीं हो पाता है और खुला रहता है। हैंस गिव्स एन ओपन पैसेज टू द एयर, और हवा का जो आदान प्रदान है वो होता रहता है। द म्यूकस लेयर ऑफ इट्स इंटरनल लाइनिंग अरेस्ट द बैक्टीरिया एक्सेट्रा so that they do not find their way into the lungs। अब जो ट्रेकिया है, इसकी इनर लेयर जो है, जो अंदरूनी सतह है, भीतरी सतह है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है या म्यूकस लेयर होती है। ये एक चिपचिपा समझ लीजिए लिक्विड होता है, गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड। तो ये क्या करता है? जब भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी अननेसेसरी, अनवांटेड, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी कोई चीज़ आती है तो म्यूकस लेयर में चिपक जाता है और हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरीके से ये हमको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया का जो स्ट्रक्चर है, आगे चल के ये ब्रोंकाई और उसके आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। ये देखिए ट्रेकिया से फिर दो लेफ्ट और राइट पाइप निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यानी पहला, फिर वो और 2 शाखाएं निकली, 3 शाखाएं निकली तो सेकेंडरी, फिर उसकी और शाखाएं निकल रही हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी। तो एक मेन, जैसे ये एक प्रकार का इसको हम ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं, पेड़ जैसा। जैसे ट्रेकिया है, समझ लो तना हो गया, फिर उसकी 2 ब्रांच निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं, फिर उनमें और शाखाएं या ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उनकी और शाखाएं और ब्रांचेस निकल रही हैं। उस हिसाब से इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया गया है। सबसे लास्ट जो एंड पार्ट होता है उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स में फिर हमारे एल्वोलाई होते हैं। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस, देखेंगे मतलब ये राइट और लेफ्ट लंग में जाता है, इसलिए राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। राइट वाला राइट लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में जाएगा। द राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, शॉर्टर एंड वाइडर देन द लेफ्ट। जो राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकस है ये ज़्यादा सीधा है, छोटा है और चौड़ा रहता है।
अब ये देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला, एक्चुअली हम आमने सामने हैं इस डायग्राम के, तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो एक्चुअल में राइट साइड का है। द प्राइमरी ब्रोंकस कंटेन इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज लाइक ट्रेकिया। और जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। इसमें भी कार्टिलेज जैसी रिंग्स होती हैं, सॉरी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ट्रेकिया जैसी। आप डायग्राम देखिए, प्राइमरी ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, फिर उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं तो सेकेंडरी कहला रहा है, फिर उसकी भी ब्रांचेस निकल रही हैं तो टर्शरी कहला रहा है, फिर उसकी भी ब्रांचेस जो हैं छोटी छोटी पतली पतली, उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ऑन इंटरिंग द लंग्स द प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकाई। लोअर मतलब लंग्स में अलग अलग लोब होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, राइट साइड में यहाँ पर 3 लोब हैं और लेफ्ट साइड वाला जो लंग है उसमें 2 लोब हैं, बीच में लाइन दिख रही होगी आपको। तो लोब के हिसाब से प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी में। द राइट लंग हैज़ 3 लोब, द लेफ्ट लंग हैज़ 2, 1 फॉर ईच लोब। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये एक ब्रोंकाई एक लोब में जाता है, क्योंकि राइट साइड में 3 है तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे और लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं, तो यहाँ पर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं। द सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रांचेस इनटू टर्शरी सेगमेंटल। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये टर्शरी या सेगमेंटल, जितने सेगमेंट है उनके हिसाब से डिवाइड होता है और फिर ये लास्ट में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंक्यूल्स इन टर्न ब्रांचेस रिपीटेडली एंड द स्मॉलेस्ट वन ब्रांच इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर से देख लेते हैं एक बार डायग्राम में, समझ लेते हैं। लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड में देखेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं। अब जूम करके देखते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें सबसे लास्ट में आपको एल्वुलाई दिख रहा है, या जो एल्वुलर डक्ट होती है उसके बाद एल्वुलाई, ये जो ग्रेप्स या अंगूर जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी भी है, जो कि प्योर और इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करती हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना, एक पेड़ को उल्टा करके रख दिया है। दिस एक्सेसिव ब्रांचिंग फ्रॉम द ट्रेकिया रिसेंबल एन इन्वर्टेड ट्री कॉमनली कॉल्ड द ब्रोंकियल ट्री। ये जो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं ट्रेकिया से, तो ये ऐसा लगता है कि कोई पेड़ को उल्टा करके रख दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया, फिर राइट लंग में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए राइट लंग बना हुआ है। राइट लंग में अपर लोब है, मिडिल लोब है और लोअर लोब है, यानी 3 लोब है राइट लंग में। और फिर उसके नीचे आप देखेंगे डायफ्राम है, जो कि थोरेसिक ऑर्गन को थोरेसिक कैविटी में ही प्लेस करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अब राइट साइड में देखिए आप, लेफ्ट लंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लोब आपको देखने को मिल रहे हैं। अपर लोब है जो काफ़ी बड़ा है और उसके नीचे है लोअर लोब। फिर वहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई फिर से देख सकते हैं, आर्टरी है, वेन है और ब्रोंक्यूल्स हैं और लास्ट में एल्वुलाई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है ये, है ना, ये उल्टा काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर से है, यानी कि इम्प्योर ब्लड ला रही है, और पल्मोनरी वेन ये रेड कलर से है, ये एक्सेप्शन है एक्चुअली। ये गैस एक्सचेंज के बाद O2 मिक्स ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है। ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल सैक। अब जो लंग है ये डबल लेयर के सीरस मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, जिसको हम प्लूरल सैक बोलते हैं। द 2 लेयर ऑफ प्लूरा आर द विसरल एंड पैराइटल लेयर। और जो प्लूरा 2 मतलब डबल लेयर है ना, ये 2 लेयर्स हैं इसमें, तो एक लेयर जो है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं, दूसरी लेयर को पैराइटल लेयर बोलते हैं। याद रखने का तरीका ये है, विसरा, विसरा मतलब होता है ऑर्गन। जो लंग्स से चिपकी हुई लेयर है उसको हम बोलेंगे विसरल,
क्योंकि लंग हमारा विसरा है, एक ऑर्गन है, उससे जो लगी हुई लेयर है उसको विसरल बोलेंगे, और जो दूसरी बाहर साइड जो आउटर लेयर है उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। अब लंग्स में समझते हैं फिर से डिटेल। ये लास्ट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, लंग, ये इनसाइड व्यू है, आपको दिख रहा है। फिर रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर हमारा लंग सेफ रहता है। और ये दो जो रिब्स होती हैं, इन दोनों रिब्स के बीच में मसल होती है जिनको हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प भी करती हैं। उसके सबसे नीचे आप देखेंगे डायग्राम दिख रहा है आपको। देयर आर टू सैक लाइक लंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस in the thoracic cavity where they are protected by the sternum in front, ribs in front, and on the side and vertebral column at the back. अब लंग क्या है? इस सैक लाइक लंग्स जो हैं ये थोरेसिक कैविटी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह ले लेते हैं या वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। सामने की तरफ ये स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होते हैं। स्टर्नम जो हमारी बीच में बोन होती है, हमारे चिन के नीचे आप देखेंगे आप दो जो चेस्ट होता है, बीच की जो बोन है उसको स्टर्नम बोलते हैं। आगे स्टर्नम से प्रोटेक्शन होती है, रिब्स से प्रोटेक्शन होती है, बैक साइड में रिब्स से प्रोटेक्शन होती है, और सबसे पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन होती है, सुरक्षा होती है। फ्रॉम बिलो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन बाय अ डायफ्राम विच ऑल्सो क्लोज द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द लोअर साइड। और नीचे की साइड क्या है? डायफ्राम है, जो कि एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को अलग अलग करता है, डिवाइड करके रखता है, और हमारे लंग्स या जो थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन है उनको अपनी जगह पे प्लेस करके रखता है। अब डायग्राम देख लीजिए पहले, उसके बाद समझते हैं। जो लंग्स है इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जैसे भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर की आपको दिख रही है। अब ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसमें जो लंग साइड की लेयर है, लंग्स से जो चिपकी हुई लेयर दिख रही है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस कहा जाता है। इसमें प्लूरल फ्लूइड फिल होता है, जिसकी वजह से ये लेयर्स जो है आपस में चिपकती नहीं है। अब समझते हैं। ईच लंग हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड प्लूरल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड पैराइटल प्लूरा एंड द अदर क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द लंग एज अ विसरल प्लूरा। तो यहाँ पर दो लेयर आपको दिख रही हैं, बाहर वाली पैराइटल प्लूरा है और अंदर वाली जो है उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। द नैरो स्पेस इन बिटवीन दैम इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है जरा सा, उसमें प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है और इस स्पेस को प्लूरल स्पेस कहा जाता है। दिस फ्लूइड डज नॉट परमिट द टू मेम्ब्रेन टू स्टिक टुगेदर। अब इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है आपस में चिपकती नहीं है। ये फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। अभी तक हम लंग को आउटर साइड से देख रहे थे, हम इसको इनर साइड से देखते हैं। इनर साइड जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्रोंकस हमारे लंग्स में एंटर कर रहा है, घुस रहा है, पल्मोनरी आर्टरी है हमारे लंग्स में जा रही है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, इन्फीरियर पल्मोनरी वेन है हमारे लंग्स में जा रही है। तो ये एक एरिया है जहाँ से सारे ट्यूब्स जो है एंटर कर रही हैं। इस एरिया को बोलते हैं हाइलम। द विसरल लेयर इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। अब जो विसरल लेयर है वो लंग्स से अटैच है, चिपकी हुई है, ठीक है। पूरे लंग्स की जो लेयर है वो यहाँ पर हाइलम में आ रही है। पूरे लंग्स की लेयर से मतलब जो विसरल लेयर है वो पूरे लंग्स को कवर की हुई है, और जो जरा सी ये ओपनिंग है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, वहाँ पर ये कंटिन्यू होती है पैराइटल लेयर में, इसकी आउटर लेयर में, और फिर पूरे ऑर्गन को या पूरे लंग को ये कवर करके रखती है। विसरल लेयर इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ लंग एट हाइलम। ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है इसको हम हाइलम बोलते हैं। एट हाइलम इट इज कंटिन्यूस विथ द पैराइटल या आउटर लेयर में, विच इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी।
इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन द प्लूरल कैविटी एक्सपैंड विथ। अब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब कुछ डिसीज कंडीशन है, बीमारी वाली स्थिति है। उन स्थिति में क्या हो रहा है या उन डिसीज कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लूरल कैविटी जो विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच का जो एरिया है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, जिसमें प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है, वो प्लूरल कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है विथ काहे से एक्यूमुलेशन। अगर उसमें हवा भर गई, एयर आ गई, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एयर जिसको हम बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। अगर उसमें वाटर कलेक्ट हो गया प्लूरल कैविटी में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रख लीजिए। अगर वहाँ पर हवा भरी हुई है तो उसको हम बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। अगर वहाँ पर पानी भर गया है, फ्लूइड फिल्ड हो गया है, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रो मतलब पानी। अगर वहाँ पे ब्लड फिल हो गया प्लूरल कैविटी में, तो हम उसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। हीमो मतलब ब्लड, थोरेक्स मतलब मालूम ही आपको। अगर पस फिल्ड हो गया तो हम उसको बोलेंगे पायोथोरेक्स। तो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट के बारे में, जो हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं अपनी सांसों पे, ब्रीदिंग में, श्वसन पे, तब इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, यानी हम जानबूझ के सांस लेते हैं। लेकिन एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, यानी सांस हम अपने आप छोड़ देते हैं, जानबूझ के सांस नहीं छोड़ते हैं। ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हो रहा है जब हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं, तब की बात है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक केज एनलार्ज एंड लंग एक्सपैंड। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, हमारा जो थोरेसिक केज है या जो रिब केज है ये एनलार्ज हो जाता है, ये फैलता है, और लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स भी फूलते हैं। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरेसिक केज एंड लंग्स डिक्रीज इन साइज एंड अटेन द प्री इंस्पिरेटरी पोजिशन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोरेसिक केज जो है या जो लंग्स है ये साइज में कम हो जाते हैं और प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन में, यानी सांस लेने के पहले वाली पोजीशन में ये आ जाते हैं, या हम बोल सकते हैं पहले जैसी पोजीशन में आ जाते हैं। अब कौन कौन सी मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है उसके बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन एंड नोन एज इंस्पिरेटरी मसल्स एंड द मसल इन्वॉल्व इन एक्सपिरेशन आर कॉल्ड एक्सपिरेटरी मसल्स। तो कुछ मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स सारी हैं, उनमें से कुछ मसल्स हैं जो कि इंस्पिरेशन, सांस लेने में हेल्प करती हैं, तो हम उनको बोलते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स। कुछ मसल्स सांस छोड़ने में हेल्प करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी मसल्स। However, the respiratory muscles are generally classified into primary and secondary muscles. Primary respiratory muscles are the muscle which are responsible for change in size of thoracic cage during normal quiet breathing. अब रेस्पिरेटरी मसल्स, इनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मसल्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी हो गई? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग करते रहते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं सांस पे, तब जो मसल हेल्प करती है वो होती है प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। ड्यूरिंग फोर्स रेस्पिरेशन, जब हम जानबूझ के गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, फोर्सफुली रेस्पिरेशन करते हैं, तब कुछ एक्स्ट्रा मसल हेल्प करती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, चलो ठीक है इतना है, फिर हमको कुछ हैवी वर्क करना है, हैवी जॉब करना है, तब हम कुछ पावर बैकअप या बैकअप का यूज़ करते हैं। तो ठीक वैसे ही नॉर्मली तो प्राइमरी मसल्स हेल्प करती ही हैं, लेकिन जब हम फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब कुछ एक्स्ट्रा मसल इसमें हमारी हेल्प करती हैं, इस एक्शन में हेल्प करती हैं। इनको हम बोलते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग जब हम करते हैं तब कौन सी मसल हेल्प करती है या इंस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, सांस लेने में हेल्प करती है। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स आर डायफ्राम। जो डायफ्राम है थोरेसिक कैविटी में सबसे नीचे वाला एरिया है, विच इज सप्लाइड बाय फेरेनिक नर्व एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये प्राइमरी इंस्पिरेशन में हेल्प करेगी। जब हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, तो उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। ये मसल आपको दिखाऊंगा अभी। रिब केज एक्सपेंड एज अ रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है,
लंग्स बाहर की तरफ आते हैं, रिब केज बाहर की तरफ आता है जब हम सांस ले रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला देखिए, राइट साइड में देखेंगे रिब केज स्मॉल हो रहा है, लंग्स भी पिचक रहे हैं जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं। अब ये देखिए इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो रिब के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस में जो मसल होती है उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी बाहर साइड की जो मसल है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे, और अंदर साइड इनर साइड की जो मसल है उसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। राइट साइड में देखिए, जूम करके दिखा रहे हैं आपको, रिब दिख रही है ऊपर नीचे, उनके बीच में मसल है। तो बाहर वाली जो मसल है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और अंदर जो मसल है उसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और सबसे अंदर साइड जो है उसको इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। तो प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल देख लीजिए, प्राइमरी जो हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग यानी सांस ले रहे हैं जब, तो कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल्स की। जब हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं जिसमें हम सांस छोड़ रहे हैं पैसिवली, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब कौन सी मसल हेल्प करेगी सांस छोड़ने में। प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो भी आपने डायग्राम में देखी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है सांस छोड़ने में नॉर्मली। अब अपन एसेसरी बैकअप वाली जो मसल्स हैं उस पर आ जाते हैं। जब फोर्सफुली या ज़्यादा जानबूझ के सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फोर्सफुली ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो इंस्पिरेटरी मसल कौन सी है, एसेसरी। हम जब सांस लेंगे तो नॉर्मली तो हमारा डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल हेल्प कर ही रही है, लेकिन जब हम और गहरी सांस लेंगे जानबूझ के, तब और कौन सी मसल इन्वॉल्व हो जाएगी। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, साल्केनी है, एंटीरियर सेरेटी है, एलिवेटर ऑफ स्कैपुलाई है, पेक्टोरस है, ये सब एसेसरी मसल्स हैं जो हमारे को इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। फिर एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल, सांस छोड़ने में। एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल आर द एब्डोमिनल मसल। जब हम सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली जानबूझ के, तब एब्डोमिनल मसल हमारी हेल्प करती हैं सांस छोड़ने में भी। अब देखते हैं आराम से, शांति से, मसल ऑफ इंस्पिरेशन और मसल ऑफ एक्सपिरेशन। अब इसमें प्राइमरी और एसेसरी दोनों मसल अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए मसल ऑफ इंस्पिरेशन, जिसमें सबसे ऊपर है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल स्टर्नम से लेके मास्टॉइड प्रोसेस तक जाती है और क्लेविकल के थ्रू होते हुए, तो इसलिए इसको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड बोला जाता है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड हो गई, स्क्लेनस है, पेक्टोरस माइनर है, पेक्टोरस मेजर है, सेक्टस इंटीरियर है, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और डायफ्राम है। ये इंस्पिरेटरी मसल है, इसमें प्राइमरी और एसेसरी दोनों मसल इन्वॉल्व हो गई हैं इस डायग्राम में। अब देखेंगे राइट साइड में, राइट साइड में देख रहे हैं हम मसल ऑफ एक्सपिरेशन, सांस छोड़ने में कौन सी मसल हेल्प करेंगी, तो इंटरनल इंटरकोस्टल, और उसके बाद जो नीचे की मसल दिख रही है ये एब्डोमिनल मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस। ये एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि सांस छोड़ने में हेल्प करते हैं जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं तब। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने समझ लिया है दोनों सिलेबस के हिसाब से। दोनों सिलेबस के हिसाब से चेंज बस यही है कि यूनिट के नंबर आगे पीछे हुए हैं। तो हमने इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन समझ लिया है, मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम फिजियोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।